अवार्ड से भी सम्मानित है। अगर मैं आपको इनके कुछ अवार्ड्स के बारे में बताऊं तो ही हैज रिसीव्ड बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट अवार्ड इन नॉर्थ इंडिया, ही हैज रिसीव्ड ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ही हैज रिसीव्ड अवार्ड ऑफ यंग साइंटिस्ट और मोर देन 50 नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस उन्होंने की हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं उनसे कि किस तरीके से वो इस बीमारी के ऊपर काम करते हैं जिस बीमारी का नाम हम सुनने से भी घबराते हैं। उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया है और इस प्रोफाइल के अंदर, इस बीमारी के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया है और आज भी वो बहुत सारे लाखों लोगों को अपनी एजुकेशन और अपनी नॉलेज के द्वारा उनकी जिंदगियों को बचा रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं और सर से इस बीमारी के बारे में ज्यादा नॉलेज लेते हैं। तो सर मैं पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि कैंसर होता क्या है, और हम इतना डर जाते हैं इस चीज को सुनकर, हमें इसकी पूरी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज आप हमें बताइए कि कैंसर क्या होता है। नमस्कार दर्शकों, और मुझे भी बहुत खुशी है कि आज वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने इस बारे में एक एजुकेशनल सेमिनार प्रोग्राम की सोच रखी। जैसा आपने बोला कि जैसे ही कैंसर का नाम आता है तो मैक्सिमम लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि हमने सुना भी है डर के आगे जीत है, तो मेरा भी आज का मिशन यही रहेगा कि डर से मत डरिए, उसको फेस करिए, उसको बोल्डली फेस करिए और उसे जीतिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा कि कैंसर क्या है, आपको मैं बताना चाहूँगा 99% लोग आज भी ये सोचते हैं कि कैंसर जो है वो एक बीमारी है। वास्तव में कैंसर जो है प्रक्रिया का नाम है। तो कैंसर का अगर बहुत सरल भाषा में बताया जाए तो कैंसर, हमारी बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। उन कणों को हम बोलते हैं सेल्स। ये ट्रिलियंस की मात्रा में होते हैं। अब इन सेल्स में से अगर किसी एक सेल के अंदर भी ऐसा बदलाव आ जाए जिससे कि वो बॉडी के दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर दे, एक तो वो अपने आप से डिवाइड होना शुरू हो जाए बिना किसी कंट्रोल के, इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। ये जेनेटिक लेवल पे चेंजेस होने की वजह से होता है। और दूसरा, उस सेल के अंदर एक और प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं अपने मूल जो ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट, लंग, लिवर, अगर वो अपने ऑर्गन को छोड़कर दूसरे जगह जाने की क्षमता हासिल कर ले, जिसको बोलते हैं मेटास्टैटिक पोटेंशियल। जिस सेल के अंदर ये दो स्टेप प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ऐसा सेल कैंसरस सेल बन जाता है और इस तरह की बीमारियों को हम आम भाषा में कैंसर बोलते हैं। वैसे 200 से भी ज़्यादा तरह के कैंसर्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं और हर कैंसर का रीज़न होना अलग है, उसका उपचार अलग है, उसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे अलग हैं। तो सर आपने हमें बहुत अच्छे से समझाया कि कैंसर क्या होता है, राइट। ये एक प्रक्रिया का नाम है, ये एक बीमारी नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है जो कि हमारे शरीर में होती है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैंसर के कॉजेज क्या है, कैंसर क्यों हो जाता है, क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं कि हर किसी, कोई भी जो हमें कॉल करता है या जब भी हम किसी से बात करते हैं, ये आज एक बहुत ही कॉमन बीमारियां हो गई हैं। तो इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? कैंसर जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि समूह है बीमारियों का, इसी वजह से कोई भी एक कारण कैंसर की जो हम ये बोल सकें कॉजेटिव एजेंट नहीं होता है। तो कैंसर का जो जेनेसिस है या कैंसर का जो कारण है वो मल्टीफैक्टोरियल है। हम इनको 2 या 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दूसरा है पर्सनल फैक्टर्स और तीसरा है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर हम इनको अलग अलग डिवाइड करें, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आज से 100 साल पहले कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती थी। बड़े बुजुर्ग भी ये कहते हैं कि हमारे टाइम पे तो इस बीमारी का भी नाम भी नहीं सुना। तो ऐसा क्यों है कि 2023 में हम जब बैठे हुए हैं, आप दुनिया भर में अगर हर साल केसेस देखेंगे तो पिछले जब कोविड हुआ, कोविड के दौरान भी जितने लोगों की दुनिया भर में कैंसर से मौत हुई वो कोविड से ज़्यादा थी। आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंसर केसेस कितने ज़्यादा हैं। एक तरह से ये दुनिया का साइलेंट एपिडेमिक है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि आज भी किसी की फैमिली में अगर कैंसर होता है या किसी को पर्सनली भी कैंसर होता है, वो अभी भी इसको स्टिग्मा मानते हैं, वो उसको छुपाते हैं। आप इस बात को इंडिया में मानोगे कि बहुत बार लोग अपने परिजनों को भी बताते नहीं कि उनको कैंसर हो गया। उनको डर लगता है कि कहीं वो उनके पास आना बंद ना कर दें, क्योंकि लोगों में आज तक भी भ्रम है कि शायद कैंसर एक से दूसरे इंसान को फैलता है।
क्योंकि कैंसर बॉडी में फैलता है, अपने खुद के शरीर में फैल सकता है, लेकिन वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि कैंसर जो फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यस, अगर हम अपना ढंग से टाइम पे इलाज नहीं कराएंगे तो हमारी बॉडी में पूरा फैल सकता है। तो पहला मैसेज तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ। दूसरा, अब हम आते हैं पॉजिटिव एजेंट्स पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पर्यावरण लगातार बदल रहा है, आप देख भी रहे होंगे क्लाइमेट चेंज पे इतनी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट पिछले 20 सालों के अंदर बहुत ही तरह से कृत्रिम हो गया है। हम एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जिसके अंदर हमारे को बैकग्राउंड रेडिएशन का लेवल जो काफ़ी बढ़ चुका है, हमारा सॉइल, एयर और वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है। और रूरल एरियाज में भी ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग एकदम अनकंट्रोल तरीके से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। और इंडिया के कुछ रूरल एरिया जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी के अंदर भी बहुत तेजी से कैंसर बढ़ा है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर के अंदर। इसके अलावा हैवी मेटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के अंदर भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है। हमारे डिपार्टमेंट्स में जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है या रेडियो डायग्नोसिस है, वहाँ पे भी लोगों का रेडिएशन एक्सपोजर की मात्रा ज़्यादा होने से भी उन लोगों के अंदर कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसीलिए ओवरऑल ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कैंसर का रिस्क जो है पिछले 50 सालों के अंदर दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। पर्सनल फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रिवेंटेबल फैक्टर्स हैं। वैसे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी काफ़ी हद तक प्रिवेंटेबल है, बट पर्सनल तो हमारे खुद के हाथ में है, जिसमें कि टोबैको यूजेस, अल्कोहल और क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कैंसर की रिस्क जो है नॉर्मल पॉपुलेशन में कंपेयर टू इन हाई रिस्क पॉपुलेशन में 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी और कंजम्पशन ऑफ unhealthy food is also important factor for lifestyle related cancers. 40 to 50% ऑफ कैंसर जो इनसे रिलेटेड हैं वो आराम से प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर हम ये मैसेज दे पाएं कि एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक। कुछ फैमिलीज के अंदर कैंसर होने की संभावना जो है वो जेनेटिक भी होती है। इसका मतलब कुछ फैमिलीज में कैंसर जो है वो 4 या 5 लोगों को भी हो सकता है, ऐसी फैमिलीज होती हैं। इनके अंदर शुरुआत से ही उनके जीन्स में कुछ जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज होती हैं, वो गड़बड़ होने की वजह से इनके रिस्क जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। तो कैंसर, टू समराइज, 3 फैक्टर्स, एनवायरमेंटल, पर्सनल हैबिट्स और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से पिछले 20 से 25 सालों के अंदर काफ़ी बढ़ा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे कि बहुत सारे कॉजेज होते हैं कैंसर के। सिर्फ एक चीज़ कभी भी बॉडी के अंदर किसी बीमारी को जन्म नहीं देती है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किन को ज़्यादातर कैंसर होता है? जैसे क्या सिर्फ मेल्स को ज़्यादातर कैंसर होता है या फीमेल्स को ज़्यादातर कैंसर होता है? किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज़्यादातर कैंसर हो सकता है? तो क्या चांसेस है, हु कैन गेट कैंसर? इसमें कुछ ट्रेंड्स बहुत कॉमनली हमने देखे हैं, जैसे कि फीमेल्स वैसे भी मेल से ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो इस मामले में भी फीमेल्स जो हैं वो कैंसर के रिस्क से भी हम अगर मेल्स और फीमेल्स को कंपेयर करें तो मेल्स में कैंसर की संभावना फीमेल से ज़्यादा है। दूसरा, एक और ट्रेंड देखा गया कि कैंसर जो है एक तरह से हम मान सकते हैं एजिंग की डिजीज़ है। इसका मतलब ये है 60% कैंसर्स जो हैं वो 60 साल के बाद होते हैं। तो किसी भी इंसान में जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे मैंने आपको समझाया था कि कैंसर जो है प्रोसेस का नाम है, और वो जो प्रोसेस है जिसमें कि सेल अबनॉर्मल हो जाए, सेल के अंदर दूसरी जगह जाने की क्षमता हो जाए, वो बहुत हद तक शुरू से रहता है इंसान में। लेकिन जब तक हम यंग होते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऐसे प्रोसेस को दबाती रहती है। एज के साथ में, वायरल इन्फेक्शन के साथ में, पर्सनल हैबिट्स की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारा बॉडी का इम्यून डिसरेगुलेशन शुरू होता है 50 साल के बाद में। तो बहुत सारे कैंसर जो हैं वो 50 या 60 साल की उम्र के बाद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर किसी एज में नहीं हो सकता। कैंसर न्यूबॉर्न्स में भी हो सकता है, कैंसर बच्चों में भी होता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल कैंसर का इंसिडेंस देखें तो 10% से भी कम कैंसर जो है वो 25 साल से नीचे होते हैं, और 60% से भी ज़्यादा कैंसर जो है वो 60 साल के बाद होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था, और बाकी मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताए। अगर वो रिस्क फैक्टर हैं तो उनकी वजह से भी कैंसर किसी इंसान में ज़्यादा होने की संभावना है।
वेरी नाइस। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि जब हम जवान हैं तो हमें अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए। और जैसे जैसे हम एज होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी जो है हमें उसके लिए बचाती भी है, और हमें ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम इस बीमारी से ज़्यादातर बचे रह सकें। तो सर, जैसा कि ये प्रोग्राम हमारा जो है वो स्पेशली विमेंस के लिए है और विमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम है, हम ज़्यादा विमेन को एजुकेट करना चाहते हैं आज आपके इस प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के अंदर कौन से कॉमन कैंसर्स होते हैं जो कि ज़्यादातर हम देखे जाते हैं, और कौन से ऐसे कैंसर्स हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं? ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, मैं पहले तो आपको वाकई में बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि विमेन के अंदर ऐसे कैंसर्स हैं जो कि आप अगर थोड़ा सा जागरूक रहें अपनी बॉडी को लेकर और अवेयर रहें, 50% तक विमेन के कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो विमेन के मोस्ट कॉमन कैंसर्स में ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। नंबर 2, इंडिया के अंदर सर्वाइकल कैंसर है। इसके अलावा ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर जिसको बच्चे दाने का कैंसर बोलते हैं, और इसके अलावा कोलोन कैंसर, बाकी कैंसर्स की मात्रा विमेन में कम होती है। तो टॉप 10 कैंसर में जो उनके एज ए विमेन होने के, जो ब्रेस्ट हो गया या ओवरी हो गई या सर्विक्स हो गया, यूट्रस, ये ज़्यादा कॉमन कैंसर्स हैं। अब हम अगर हर एक कैंसर पे अपना ध्यान खींचें, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मुझे अच्छी बात ये लगती है कि काफ़ी अवेयरनेस है। तो किसी भी लेडी को अगर कोई लम्प फील होता है, आजकल वो अपने फिजिशियन के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास तुरंत पहुंच जाती है। 99.9% लम्प्स जो हैं वो कैंसर नहीं होते हैं। विमेन के अंदर ब्रेस्ट में लंप होना बहुत ही आम बात है। उनके अंदर एक लंप भी हो सकता है, मल्टीपल लंप्स भी हो सकते हैं, पूरी ब्रेस्ट जो है वो पूरी लंपी हो सकती है। ऐसे लंप्स भी होते हैं जो मेंसेस के आसपास भी बढ़ सकते हैं। तो ये सब बहुत सारे, ऐसा नहीं कि हर लंप जो उनकी ब्रेस्ट में है वो कैंसर ही है। लेकिन विमेन का अपने ब्रेस्ट के प्रति अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स भी जो हैं बहुत कॉमनली 50 साल के बाद ही होते हैं। इसीलिए जो मैमोग्राफी की गाइडलाइंस हैं दुनिया भर में, वो 45 से 50 के बाद ही मैमोग्राफी करने के लिए हम लोगों को बोलती हैं। अनटिल अनलेस कि आपकी फैमिली में किसी को कैंसर हुआ, ब्रेस्ट, आपकी मदर, मासी, बुआ, अगर किसी ऐसे क्लोज रिलेटिव को कैंसर हो रखा हो, तो हो सकता है आपके अंदर रिस्क ज़्यादा हो। उस केस में आपको 25 या 30 साल से ही अपने प्रति अलर्ट होना चाहिए। तो पहली बात, ये पहला मैसेज